14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। और इस सेना के लिए हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहां बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला गया, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का जो कमांडर था वह मारा गया और वहां जो 7 कैदी थे उन 7 कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल का यह किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजो कर रखना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। संघर्षों की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस पूरे दौर का जो 14 जुलाई 1789 से प्रारंभ हुआ था, फ्रांस के अंदर इसके बाद के जो महीने इस प्रकार के संघर्षों का एक लंबा दौर चला, उसका जब सिंहावलोकन अर्थात जब इस पूरे दृश्य को इतिहासकारों ने एक दृष्टि से देखा तो उन्होंने इन सब घटनाओं को ऐसे शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति अंततोगत्वा फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। 14 जुलाई 1789 से प्रारंभ हुए ये छोटे छोटे इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन, इनको देखकर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ये फ्रांस के सम्राट की फांसी का कारण बन जाएंगे और फ्रांस में इतनी बड़ी एक क्रांति जन्म ले लेगी। ऐसा क्यों हुआ? फ्रांस की क्रांति आखिर फ्रांस में क्यों घटित हुई? ये बास्टिल के किले के प्रति लोगों के हृदयों में इतनी घृणा क्यों हो गई? क्यों फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई? पाठ की प्रस्तावना में हमने 14 जुलाई 1789 की एक घटना का उल्लेख पढ़ा। किस प्रकार पेरिस नगर में आक्रोशित भीड़ ने सरकारी कार्यालयों और बास्टिल की जेल के ऊपर हमला किया और इस प्रकार की एक घटनाओं की श्रृंखला फ्रांस में प्रारंभ हो गई जिसने फ्रांसीसी क्रांति का रूप धारण कर लिया। लेकिन क्रांति किसी एक घटना के तात्कालिक परिणाम के रूप में नहीं होती। क्रांति आमूलचूल परिवर्तन के लिए होती है। आखिर फ्रांस में वो क्या परिस्थितियां थी, फ्रांस की वो क्या स्थितियां थी जिनमें परिवर्तन फ्रांस की जनता चाहती थी और उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया और इस क्रांति ने किस प्रकार अपना स्वरूप धारण किया, इन सब बिंदुओं को हम क्रमशः इस प्रकार समझ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति की ये कहानी हमारे पाठ में प्रारंभ होती है 1774 से, जब लुईस 16वां मात्र 20 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बनता है। बुर्बो राजवंश से लुईस 16 का संबंध है। लुईस 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ होता है। जिन परिस्थितियों ने फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया उसमें कई कारण रहे, जिसमें से एक है खाली राजकोष। जिस समय लुईस 16वें फ्रांस का राजा बना उसके बाद से लगातार फ्रांस का जो राजकोष है वह खाली होने लगा। फ्रांस के राजकोष के खाली होने के जो कारण रहे उसमें लगातार फ्रांस का युद्धों में संलग्न रहना, लगातार एक के बाद एक युद्धों में संलग्न रहने के कारण से फ्रांस का खजाना खाली होने लगा। यहाँ तक कि स्वयं के युद्ध ही फ्रांस नहीं लड़ रहा था, बल्कि जो अमेरिका के अंदर अमेरिका के 13 उपनिवेश जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहाँ क्योंकि साझा शत्रु फ्रांस और अमेरिका के उन 13 उपनिवेशों का साझा शत्रु ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की आज़ादी के अंदर भी और फ्रांस ने सहयोग किया। इसके कारण से बहुत अधिक कर्ज फ्रांस के ऊपर हो गया। एक समय तो फ्रांस के ऊपर उस समय 12 अरब लिवरे का कर्ज था। लिवरे उस समय फ्रांस की करेंसी थी, फ्रांस की मुद्रा थी लिवरे, जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया।
और इस प्रकार से जब फ्रांस का खजाना खाली हो रहा था, उसमें लुई 16 और उसकी रानी मैरी एंटोइनेट के फिजूल खर्चे के कारण से, शान शौकत भरी अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के कारण से लगातार यह खजाना और अधिक तेजी से खाली होने लगा। अपने दैनिक खर्चों, अपनी सेना के खर्च, अपने मंत्रियों के खर्चों को, अपने राजपाट की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो दैनिक आवश्यकताएं थी, उसकी पूर्ति भी वह राजकोष कर पाने में सक्षम नहीं रहा और इसके कारण से नए नए करों को लगाने की आवश्यकता पड़ी और लुई 16 ने जनता पर नए नए कर लादना प्रारंभ कर दिया। वहीं फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए हमें फ्रांस की सामाजिक स्थिति को भी समझना पड़ेगा। किस प्रकार की सामाजिक स्थिति फ्रांस की रही उस समय? तो 18वीं शताब्दी तक फ्रांस का जो संपूर्ण समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त नजर आता है हमको। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इस प्रकार के 3 वर्गों में फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी तक विभक्त था। इन 3 स्टेट में कौन कौन लोग बटे हुए थे? तो जो फर्स्ट स्टेट था, उस फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे। पादरी अर्थात जो चर्च के लिए समर्पित होते हैं, चर्च का काम करते हैं, वो पादरी कहलाते हैं। तो फ्रांस का ये जो फर्स्ट स्टेट था, इसमें केवल और केवल पादरी वर्ग ही आता था। सेकंड स्टेट, द्वितीय स्टेट के अंदर जो फ्रांस के कुलीन वर्ग थे, अमीर संभ्रांत वर्ग जो था, राजा और राज परिवार के जो लोग थे, वो कुलीन वर्ग में आते थे। और जो समाज का सबसे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबसे निचला जो दर्जा था, जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छोड़कर जो समाज बचा था फ्रांस का, वो थर्ड स्टेट में आता था। यहां इनके बीच में कैसी विसंगतियां थी समाज के इस विभाजन में? तो ये जो प्रथम 2 स्टेट हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे किसी भी प्रकार के टैक्स, ये दोनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे, इनको करों से छूट थी। वहीं एक विसंगति ये भी थी कि फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा किसान था। फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा किसान था, लेकिन 60% जो फ्रांस की जमीन थी, उस जमीनों पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का, अर्थात कुलीनों और चर्च का ही अधिकार था। किसान संख्या में अधिक थे, लेकिन जमीन पर अधिकार चर्च और कुलीनों का अधिक था। टैक्स में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को छूट थी। साथ ही ये जो कुलीन वर्ग है, सेकंड स्टेट के लोग, इनको सामंती अधिकार प्राप्त थे। सामंती अधिकार अर्थात जनता से टैक्स वसूलने का अधिकार यह कुलीन वर्ग को प्राप्त था। और कुलीन वर्ग उस जनता का अपने खुद के कामों में भी उपयोग किया करते थे, अपने घरेलू कामों में, अपने खेतों में, अपने उत्पादन में, सड़क बनाने में। इस प्रकार इस थर्ड स्टेट के मजदूरों का ये कुलीन वर्ग शोषण किया करता था। समाज में उस समय 2 प्रकार के टैक्स और प्रचलित थे, एक था टाइद और दूसरा था टाइल। टाइद और टाइल, इसको प्रश्न के रूप में भी हमको तैयार कर लेना चाहिए। टाइड और टाइल में क्या अंतर है? तो ये दोनों ही टैक्स थे। जो टाइड नाम का टैक्स था, ये टाइड चर्च द्वारा फ्रांस की जनता से वसूला जाने वाला कर था, टैक्स था। कितना टैक्स वसूलता था चर्च? तो किसानों की कुल उपज का 10वां भाग वह टाइड के रूप में, टाइड टैक्स के रूप में चर्च को दिया जाता था। साथ ही टाइल, यह राज्य द्वारा सीधा जनता से वसूला जाने वाला जो कर था, वो टाइल कहलाता था। इस प्रकार चर्च भी कर वसूल रहा था, राज्य के रूप में राजा भी कर वसूल रहा था, और ये सामंत भी अपनी एक तरीके से शोषण थर्ड स्टेट के लोगों का कर रहे थे। इस सामाजिक स्थिति को देखने में हमको साफ साफ समझ में आता है कि संपूर्ण स्थिति में सबसे अधिक शोषण समाज के अंदर वो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जो थर्ड स्टेट, तृतीय स्टेट के लोग थे, वही सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे थे। जीविका संकट। जीविका संकट वह स्थिति होती है जब मनुष्य या समाज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी सक्षम नहीं रहता। फ्रांस में
1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वह 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़, जो कि 1789 अर्थात क्रांति के वर्ष तक आते आते 2.8 करोड़ हो गई, 2.8 करोड़। और इस जनसंख्या में हो रही इस तीव्र वृद्धि के अनुपात में अनाज उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। अनाज उत्पादन की तुलना में मांग बढ़ने लगी, और जब कभी भी किसी भी वस्तु के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बाजार में अधिक हो जाती है तो वहाँ कीमतों में वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है। और ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ। महंगाई की स्थिति ये थी कि जो पाव रोटी, ब्रेड, जो उस समय फ्रांस की जनता का मूलभूत खाद्य हुआ करता था, उसकी कीमतें इतनी अधिक होने लगी कि फ्रांस का सामान्य नागरिक पाव रोटी, ब्रेड खरीद पाने में भी सक्षम नहीं रहा। इसी के साथ उस समय जो मजदूरी की दर है, महंगाई की दर तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरी, जो लोग कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग के खेतों में या अन्य जगहों पर काम किया करते थे, उनकी मजदूरी महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ी, और इस कारण से उनके खरीदने की ताकत, क्रय क्षमता और अधिक कम होती गई। ये जीविका संकट और अधिक गहराता गया। ये जीविका संकट की स्थिति और अधिक खतरनाक तब हो जाया करती थी जब प्राकृतिक आपदाओं के समय, ओलावृष्टि, बारिश के समय खेतों में खड़ी फसलें वह खराब हो जाया करती थी। उस समय तो ये जीविका संकट और अधिक गहरा जाता था। उन सब स्थितियों के बीच फ्रांस में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग का उदय अर्थात मध्य वर्ग में कौन लोग थे? तो मध्य वर्ग में तीसरे स्टेट के समृद्ध और शिक्षित लोग, ऐसे समृद्ध और शिक्षित लोग जिन्होंने नए विचारों को स्वीकार किया, जो नए विचारों के संपर्क में आए। ऐसे ये शिक्षित और समृद्ध लोग जो मध्य वर्ग कहलाए, इस मध्य वर्ग में मूल रूप से दो प्रकार के लोग थे। एक तो थे सौदागर और निर्माता। ऐसे सौदागर जिन्होंने विशेष रूप से ऊनी और रेशम के वस्त्रों का व्यापार, समुद्र पार व्यापार, या फिर अपने फ्रांस में ही फ्रांस के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इनसे इनका उत्पाद खरीदा करते थे, और इस कारण से ये थोड़े समृद्ध स्थिति को प्राप्त हो गए। तो इस मध्य वर्ग में एक हिस्सा तो उन सौदागरों और निर्माताओं का था जिन्होंने अपने ऊन और रेशमी वस्त्र के उत्पादन के कारण से अच्छी समृद्धि प्राप्त की थी, और दूसरे प्रकार के लोग इस मध्य वर्ग में पेशेवर लोग थे। पेशेवर लोग अर्थात जो प्रशासनिक सेवाओं में थे या वकील, अध्यापक, इस प्रकार की सेवाओं में थे। ये पेशेवर लोग और ये सौदागर, निर्माता, ये सब लोग मध्य वर्ग के रूप में जाना जाने लगे, जिन्होंने अपने आप को समृद्ध किया, शिक्षित किया और नए विचारों पर चर्चा मंथन समाज में ये करते थे। इस मध्य वर्ग के अंदर कुछ बातें बिल्कुल क्लियर थी। एक तो जन्मना विशेषाधिकारों के ये आलोचक थे। इन लोगों का, इस मध्य वर्ग का यह मानना था कि जन्म के आधार पर किसी को भी कोई सामाजिक हैसियत प्राप्त नहीं हो जाती, जन्म के कारण से किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। इन जन्मना विशेषाधिकारों का यह मध्य वर्ग पुरजोर विरोध करता था। साथ ही साथ यह भी मानता था कि सामाजिक हैसियत का आधार यह योग्यता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में कोई पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो वो उसकी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकारों के आधार पर नहीं। हमने देखा कि किस प्रकार फ्रांस के समाज में लुइस 16वें के राजा बनने के बाद उनका राजकोष खाली होने लगा। अपने दैनिक खर्चों के लिए एक के बाद एक नए कर राजा की ओर से जनता के ऊपर लादे जाने लगे। समाज की किस प्रकार की भेदभावपूर्ण एक सामाजिक संरचना फ्रांस में हमको दिखती है, जहाँ संपूर्ण समाज 3 स्टेट में विभक्त है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग मिलकर थर्ड स्टेट के लोगों का शोषण कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के कर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को नहीं देने पड़ते, सभी प्रकार के कर थर्ड स्टेट के लोगों को देने पड़ रहे हैं। जमीनों पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का अधिकार अधिक है। जो किसान लोग हैं उनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं। जीविका का किस प्रकार का संकट खड़ा हो गया, महंगाई बढ़ने लगी, उत्पादन अनाज का घटने लगा, पाव रोटी की कीमतें भी सामान्य व्यक्ति के हाथ की बात नहीं रही। पाव रोटी खरीद कर खाने का सामर्थ्य भी फ्रांस की जनता के हाथ से जाता रहा।
और उसके बाद हमने देखा फ्रांस के अंदर एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे समृद्ध और शिक्षित लोग थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जन्मना विशेषाधिकारों का विरोध करते थे और योग्यता के आधार पर सामाजिक हैसियत प्राप्त होनी चाहिए, इस बात की वो पैरवी करते थे। ऐसा वो मध्य वर्ग, ये जो मध्य वर्ग था, ये ऊर्जा और विचार कहां से प्राप्त कर रहा था? तो यहां फ्रांस के अंदर कुछ दार्शनिकों और विचारकों का फ्रांस की क्रांति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिन्होंने विचार दिया, जिन्होंने दृष्टि दिया फ्रांस की जनता को। क्योंकि छोटे छोटे विद्रोह, छोटे छोटे विरोध तो पहले भी होते रहते थे, लेकिन विरोध करने वाले लोगों को नया क्या होगा, वो व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन बदलने के बाद नया क्या स्थापित होगा, ये नई रचना यह दार्शनिकों और विचारकों ने फ्रांस की जनता के सामने रखी। तो फ्रांस की क्रांति पर कुछ दार्शनिकों का और चिंतकों का विशेष रूप से प्रभाव रहा, और ये सबसे बड़ा प्रभाव तो यही रहा, इन दार्शनिकों और चिंतकों ने अपनी पुस्तकों, अपने विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित समाज की एक परिकल्पना, स्वतंत्र समाज और समान अधिकारों वाला समाज, जहां सबको समान अवसर प्राप्त होते हों, ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना ये इन दार्शनिकों और चिंतकों ने फ्रांस की जनता के सम्मुख रखी। मुख्य रूप से इन दार्शनिकों में 3 ऐसे दार्शनिक और चिंतक प्रमुख रहे, जिनका बहुत ही बड़ा प्रभाव फ्रांस की इस क्रांति पर पड़ा। इन 3 प्रमुख दार्शनिकों में पहले हैं जॉन लॉक, दूसरे हैं रूसो और तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में जो विचार समाज के सामने वो लेकर आए, उन विचारों ने फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्रता और समानता पर आधारित फ्रांसीसी समाज कैसा होगा, उसकी परिकल्पना फ्रांस के लोगों को दी। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसको प्रश्न के रूप से भी हम महत्वपूर्ण माने। जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इस पुस्तक में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। दैवीय और निरंकुश अधिकार अर्थात जो फ्रांस में माना जाता था कि राजा जो है वो तो देवता ही है, उसको दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए राजा का विरोध सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे राजा को प्राप्त दैवीय अधिकारों का और उसके निरंकुश शासन का विरोध जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में की। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उसकी पुस्तक का भी नाम था, इस पुस्तक के अंदर उसने बताया कि कैसे जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध के द्वारा एक सरकार की स्थापना हो सकती है। तो एक सामाजिक अनुबंध के द्वारा जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच नई सरकार किस तरीके से बन सकती है, उसका एक प्रस्ताव अपनी एक पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने समाज के सामने रखा। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने जो सरकार है, उस सरकार के अंदर सत्ता का विभाजन, शक्ति कभी भी किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। शक्ति का जितना विभाजन होगा उतनी ही वह समाज के हित में होगी। और इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, इस पुस्तक के अंदर सरकार में सत्ता का विभाजन, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में कानून निर्माण करने वाली एक शक्ति होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एक शक्ति होनी चाहिए और उनका संरक्षण करने वाली एक तीसरी शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार को 3 भागों में बांटकर सत्ता का विभाजन करने की एक दिशा, करने का एक विचार मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया। 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, उस स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में जिस प्रकार की सरकार की स्थापना हुई, उसने इसी प्रस्ताव के आधार पर इसी प्रकार की, इसी स्वरूप की एक सरकार अमेरिका में 1776 में स्थापित हुई। वास्तव में हम देखें
तो फ्रांस के जितने भी चिंतक और दार्शनिक थे, इन चिंतकों की प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत अमेरिका का संविधान था। अमेरिका का संविधान और अमेरिका में जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी दी गई, किस प्रकार नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए, मूलभूत अधिकारों की गारंटी अमेरिकी संविधान ने ली, वह जो स्वतंत्रता और समानता की बातें अमेरिका के संविधान में थी, वो फ्रांस के इन दार्शनिकों और चिंतकों की प्रेरणा का मुख्य कारण बन गया। और इस तरीके से ये जो दार्शनिक और चिंतकों के विचार थे, ये विचार समाज में फैलने लगे। और समाज में फैलने के लिए भी जो वो मध्य वर्ग के जो लोग थे, जो खुद शिक्षित थे, वो समाज में जनजागृति के प्रयास करने लगे। और जनजागृति के प्रयास किस प्रकार के? तो जो कॉफ़ी हाउसेस और सैलून थे, जो हेयर सैलून्स थे और जो कॉफ़ी हाउसेस थे, उसमें उन मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा इन दार्शनिकों और चिंतकों के जो विचार हैं, जो अखबारों में और पुस्तकों में प्रकाशित होते थे, उन विचारों पर गोष्ठियां की जाती थी, बहस की जाती थी। कहाँ पर? कॉफ़ी हाउस और सैलून्स में, जो पब्लिक प्लेस थे, जहाँ पर सामान्य फ्रांस की जनता आकर बैठती थी। और वहाँ मध्य वर्ग के ऐसे शिक्षित लोग इन विषयों पर, इन नए नए विषयों पर, इन नई परिकल्पनाओं पर, इन दार्शनिकों के विचारों पर बहस किया करते थे। साथ ही साथ समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से भी इन नए विचारों को समाज में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। और तो और मध्य वर्ग के जो शिक्षित लोग थे, समाज में बड़ी जनजागृति खड़ी करने के लिए तेज स्वर में उन पुस्तकों को, इन विचारकों, इन दार्शनिकों के पुस्तकों को, इनके अखबारों में प्रकाशित होने वाले आलेखों को तेज स्वर में जनता के बीच में पढ़ते थे, जिसके कारण से जो अनपढ़ लोग थे फ्रांस के, वो भी इन विचारों को जान पाते थे और इससे प्रेरणा प्राप्त करके क्रांति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। ये सारी परिस्थितियां फ्रांस में चल रही थी। उसी समय लुई 16 ने फिर कुछ नए करों की घोषणा कर दी और ये बात जैसे ही जनता के बीच में आई, जनता बहुत अधिक भड़क गई और फिर वो घटना हुई जिसका जिक्र हमने इस पाठ की प्रस्तावना में पढ़ा। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सड़कों पर लोग उतर आए और उन्होंने सरकारी कार्यालयों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक पूरे फ्रांस में फैलने लगी और फ्रांसीसी क्रांति ने अपना एक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया।